तो हर दंगाई का हिसाब होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। जिस तरीके से फसाद का जुमा बन गया, जुमे के दिन, शुक्रवार के दिन देश के अलग अलग हिस्सों से वो तस्वीरें आई जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। पहले 3 जून की तारीख जब कानपुर में हिंसा सबने देखी, वहां की परिस्थितियों से सब दो चार हुए, लेकिन इसके बाद ये उम्मीद नहीं थी कि दरअसल वो तो सिर्फ ट्रेलर मात्र था, पिक्चर अभी बाकी है। और इसी पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए चुना गया जुमे का दिन, शुक्रवार का दिन। बीता शुक्रवार दंगों का दिन रहा। जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक, मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों तक, उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर तक, कई जगहों पर, साउथ में भी, कर्नाटक की अगर बात करें, तेलंगाना की भी बात करें, जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आई जहां सिर्फ और सिर्फ उत्पात और उपद्रव नजर आया। रांची में तो हद ही पार हो गई। जो परिस्थितियां वहां बनी वो सबने देखी। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल से भी दिल दहला देने वाली ही तस्वीरें आई। सवाल ये उठता है कि फसाद का जुमा, जिन लोगों ने फसाद किया, जिन उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, दरअसल क्या इन लोगों ने पहले से ही सुनियोजित साजिश के तहत इस बार भी जुमे पर यह सब कुछ करने की प्लानिंग कर रखी थी? यह अचानक से फ्लैश मॉब कहां से आ गया था? यह सवाल बार बार उठ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में 100 सवालों का एक जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है कि कल हिंसा हुई, अब हिसाब होगा। आज का दिन हिसाब का दिन, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। कई गिरफ्तारियां ताबड़तोड़ हुई है और इन गिरफ्तारियों के बाद अब यह कहा जा रहा है बुलडोजर से हिसाब होगा। बुलडोजर की बारी है क्योंकि लेखपालों को दे दिया गया है उन दंगाइयों की लिस्ट की संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा करो और फिर वो कार्रवाई जिसके लिए दरअसल सीधे तौर पर सबक देने के लिए आधार पहले ही तैयार किया जा चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार क्या सिर्फ इसी कार्रवाई से ही ये चुनौतियां रुक जाएंगी? हिसाब तो होगा, लेकिन जड़ से खत्म करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ होगा? आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में आज के पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी वो विशेष रिपोर्ट जो ये कह रही है कि अब हर दंगाई का हिसाब होगा। हम दंगाई हैं, दंगा करना हमारा काम है। पत्थर हमारा दोस्त और टोपी ही हमारी पहचान है। जब कल पूरे देश में पत्थरबाजी हो रही थी, तब शायद जिहादियों के मन में भी यही बात चल रही होगी, क्योंकि जुमे के दिन अल्लाह को याद नहीं किया जा रहा था, बल्कि दिल्ली के जामा मस्जिद में बैठकर एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जो दिल्ली से शुरू होकर पूरे देश को दहलाने वाली थी, जो देश के संविधान को खुलेआम चुनौती देने वाली थी। और ऐसे ही हुआ दंगा। दिल्ली के जामा मस्जिद से शुरू हुआ और देश के कोने कोने तक पहुंच गया। टोपी वाले हाथ में पत्थर और लाठी लेकर सड़कों पर उपद्रव और कोहराम मचा रहे थे। पर शायद ये भूल गए थे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो चरमपंथियों का हिसाब करना बखूबी जानती है। और ऐसे ही हुआ। बुलडोजर दंगाइयों की तलाश में निकल पड़े, जगह जगह छापे पड़ने लगे और जिहादी छुपने के लिए किसी कोने की तलाश करने लगे। अब तक लगभग 300 दंगाई पुलिस की गिरफ्त में हैं और बाकियों की तलाश जारी है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये दंगाई हैं, ये पत्थरबाज हैं और यही इनका धंधा है। और इस धंधे को बंद करना है तो इन्हें जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। न्यूज डेस्क से सूरज प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कुछ ऐसा ही हुआ। पैगंबर मोहम्मद पर कथित विवादित बयान और उसके बाद सड़कों पर घमासान। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि जो सामने आए थे वो वाकई नमाजी थे या उत्पाती? वो दंगाई थे, उपद्रवी थे, जिन्होंने ये तस्वीरें सामने रखी, जिन्होंने देश को आगजनी में झोंक दिया, जिन्होंने कश्मीर जैसे हालात देश के कोने कोने में बनाने की कोशिश की, जिनके हाथ में सिर्फ पत्थर थे और सामने निशाने पर थी हमारे देश की पुलिस फोर्स। सवाल ये भी उठता है कि कल जो कुछ भी हुआ
क्या ये सिर्फ अभी ट्रेलर है, क्या पिक्चर की शुरुआत है, तो फिर द एंड क्या होगा? सवाल ये भी उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने क्या इस एक्शन में आगे आकर समर्थन देने की हिम्मत क्यों नहीं वो जुटा पा रहे हैं? क्योंकि ये देश के हर हिस्से से आई हुई तस्वीरें थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक्शन शुरू होता है, क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा और उत्पातियों का, दंगाइयों का क्या हाल होगा, क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारियों का, आइए जरा जल्दी से सुन लेते हैं। और नाबालिग बच्चों को आगे करके कुछ खुराफाती अराजक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन पे पथराव किया है और इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है। इनके खिलाफ थाना खुल्दाबाद और करेली 2 थाना क्षेत्रों पर 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 70 नामजद अभियुक्त हैं और 5000 से भी ज़्यादा अज्ञात शरारती तत्वों को उसमें नामजद किया गया है, डाला गया है। इनकी पहचान वीडियो के आधार पर की जा रही है। कई लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया था। कई लोगों को हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। इस प्रकार से कुल अब तक 68 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। तो कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, कई लोगों की अभी तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है, यानी हिंसा हो चुकी है लेकिन हिसाब हो रहा है। ये जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या क्या किया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आइए समझाने की कोशिश करते हैं आपको। उत्तर प्रदेश सरकार हावड़ा हिंसा में, खाली उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। हावड़ा हिंसा में अब तक 70 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि हावड़ा में आज भी हिंसा हुई है, पुलिस पर पथराव किया गया है आज भी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आते हैं, प्रयागराज की बात करते हैं, जहां 70 दंगाइयों समेत हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद अहमद पुलिस की गिरफ्त में है। इसी के साथ साथ जब हर दंगाई का हिसाब हो रहा है तो और कहां पर कितनी गिरफ्तारियां यूपी में कुल अब तक कर देखें तो 230 दंगाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हर दंगाई का हिसाब होगा और इसीलिए हाथरस में भी 50 दंगाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई थी। अंबेडकर नगर से 28 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये वही लोग हैं जो कल हाथ में पत्थर लेकर देश को दहलाने, प्रदेश को दहलाने निकले थे। सहारनपुर से 54 दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक। उत्तर प्रदेश सरकार ने ठान लिया है कि हर दंगाई का हिसाब होगा और इसी कड़ी में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मुरादाबाद से भी 25 दंगाई अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फिरोजाबाद से 8 दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई है और यहां से आपको बता दें कि और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इसके अलावा तमाम अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि केवल ये जो परिस्थिति बन रही है, क्या ये सीधे सीधे देश की सरकार को चुनौती नहीं है, देश के समाज को चुनौती नहीं है, देश में रहने वाले हिंदुओं को चुनौती नहीं है? आइए अपने मेहमानों की तरफ अब चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त जरा स्क्रीन पर ले आइए जल्दी से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत रजत। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रत्नेश मिश्रा जी। रत्नेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से जुड़ रहे हैं देवजी रावत जी। देव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले रजत आपके पास आना चाहती हूँ, अपडेट सबसे पहले चाहूंगी क्योंकि 6:15 अब हो रहे हैं लगभग, और 6 बजे ही एक और हाई लेवल मीटिंग उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में एक बहुत हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और इसमें आगे की रूपरेखा तैयार की जानी है। ऑल एंड ऑल बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन दंगाइयों से निपटने के लिए क्या कुछ कर लिया है, मैं ऑल अपडेट आपसे पहले चाहती हूँ। रजत। देखिए लावनी, फिलहाल जो अपडेट है इस पूरे मामले में वो यही है कि अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा एफआईआर अब तक अलग अलग थानों में दर्ज की गई हैं। 250 के आसपास लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जो दंगाई उपद्रवी कल से अब तक चिन्हित किए गए हैं, लगातार उनको गिरफ्तार करने की जो कवायद है, जो एक्सरसाइज है, वो इस समय चल रही है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई है। सहारनपुर में 2 जगह बुलडोजर चला है और उपद्रवियों की संपत्ति को जमींदोज किया गया है, और खासतौर पर वो जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था वो। अब इस समय जो मीटिंग हो रही है मुख्यमंत्री के आवास पर, यह बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है क्योंकि कल शाम को भी मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, लेकिन तब उसमें जिलों के अधिकारी नहीं जुड़े थे।
आज जो मीटिंग हो रही है, जो मीटिंग इस समय चल रही है, उसमें जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी और इवन कमिश्नर स्तर तक के जो अधिकारी हैं वो इस पूरी मीटिंग में जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस समय बनी हुई है उसको रिव्यू करने जा रहे हैं और मुख्य तौर पर उसमें जो चीज है वो सामने आने वाली है वो ये कि इंटेलिजेंस का जो फेल्योर है उसको किस तरीके से अधिकारी सीएम के सामने जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि ये बात बार बार उठ रही है कि एक्शन के बाद जो रिएक्शन होना चाहिए था सरकार का वो तो बखूबी आ रहा है। लगातार जगह जगह ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन ये परिस्थिति बनी क्यों? और तब जब 7 दिन पहले से इस बात की आशंका थी कि 7 दिन बाद इस तरीके की हिंसा उत्तर प्रदेश में हो सकती है, इतना बड़ा इनपुट होने के बावजूद इस तरीके की हिंसा क्यों हुई, इसको लेकर जरूर सवाल जवाब होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर सवाल जवाब कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश जो साजिश करता है उनके कहीं ना कहीं बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम करते हैं उसके चलते निश्चित तौर पर ये एक और बड़ा कारण बन जाता है साजिशकर्ताओं के पास कि उत्तर प्रदेश को निसारे पे ले। पीएफआई की तरफ से साजिशें लगातार हो रही हैं, ये तमाम जो चीजें हैं ये सबको पता है, और बावजूद उसके इस तरीके की हिंसा होना, इस तरीके का इंटेलिजेंस का फेल्योर होना, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसको लेकर सीएम कहीं ना कहीं जरूर सवाल जवाब करेंगे। और अब आगे की क्या तैयारी है, क्योंकि ये एक अंतिम शुक्रवार नहीं, इसके बाद और शुक्रवार आएंगे, तो इसके बाद वाले शुक्रवार को लेकर क्या तैयारियां हैं उसको लेकर जरूर रिव्यू होगा। उसको लेकर जरूर रिव्यू होगा। एक और सवाल रजत आपसे और फिर मैं बाकी के 2 मेहमानों के पास जाऊंगी। जो परिस्थितियां बनी हैं इतना तय था, जैसा कि आपने भी हमें पहले ये इनपुट दिया था कि थर्सडे के दिन जो अमन कमेटियां होती हैं, पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उन अमन कमेटी के मेंबर्स के साथ भी बातचीत कर रखी थी, सब कुछ गुड होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। लेकिन अचानक से जो फ्लैश मॉब आया, क्या किसी तरीके का कोई व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी तरीके से कोई जानकारी दी जा रही थी क्या इसे लेकर कि अचानक से ये फ्लैश मॉब का आ जाना, क्या इसे लेकर कोई रणनीति अभी तक तैयार की गई है? बिल्कुल, देखिए लावनी, सब कुछ गुडी था, क्योंकि थर्सडे को एक अमन कमेटी की मीटिंगें हुई, शरबत पी लिया गया, लेकिन बावजूद उसके परिणाम जो था वो शुक्रवार को दिखाई दिया। ये बात जरूर है कि इसकी तैयारियां पहले से की जा रही थी, और जो टॉप 10 हैं खास तौर पर उनके नाम भी लगभग पुलिस ने डायग्नोस कर लिए हैं, ढूंढ लिए हैं, और उन 10 लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा कार्रवाई करने की जो कवायद है वो शुरू की जा चुकी है। अब जो बात उठती है वो ये कि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार इस तरीके के इनपुट आ रहे थे कि एमआईएम की तरफ से भारत बंद बुलाया जा रहा है, तमाम जो पीएफआई के सीक्रेट जो वर्कर्स हैं जो चुपचाप काम कर रहे हैं उनकी तरफ से इस तरीके की एक्टिविटीज की जा रही है। तमाम हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे, बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप चैट्स थी जिनके थ्रू ये पता चल रहा था कि इस तरीके की कोशिशें अगले शुक्रवार को लेकर की जा रही हैं, लेकिन बावजूद उसके इसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। और यही इसका एक बड़ा परिणाम रहा कि प्रयागराज में हमने इस तरीके की हिंसा देखी, सहारनपुर में इस तरीके की हिंसा देखी। तो अगेन ये फिर से एक बार इंटेलिजेंस का फेल्योर है, और खासतौर पर उन अधिकारियों का जिन्होंने भाईचारा कमेटी के दौरान जो बातें मीठी की गई उनके ऊपर विश्वास कर लिया। ये जो चीजें चल रही थी व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, उनको नहीं देखा। सवाल का जवाब देते हुए आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, और यही सबसे बड़ा दरअसल मुद्दा यही है, विश्वास और अविश्वास। विश्वास क्या उन पर करना चाहिए जिन्होंने ये कहा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हाथों में पत्थर लिए, कहने को वो नमाजी लेकिन उत्पाती बन गए। मैं देव जी आपके पास अब आना चाहती हूँ। ये परिस्थिति ये होना ही था, हम आज से नहीं बीते 17 सालों से इस बात को लेकर देश और दुनिया के सामने इस मंच के माध्यम से, सुदर्शन के मंच के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला वक्त यही वक्त है, ये होना ही है। जब जब हिंदू घटा है तब तब देश बटा है, और जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां देश बटा भी और हिंदू पिटा भी। कल की जो परिस्थितियां हैं, कल से लेकर आज तक, आप किस तरीके से देख रहे हैं देव जी? देव जी, रावत जी को मेरी आवाज पहुंच रही है? पैनल रावत साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद रावत जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आप उनको कनेक्ट करें पैनल, और मैं रत्नेश जी के पास जाती हूँ। रत्नेश जी, आपको तो मेरी आवाज पहुंच रही है अभी? जी बिल्कुल। जी रत्नेश जी, मेरा सवाल आपसे दूसरा होगा। बिल्कुल आऊंगी पहले सवाल पर भी, लेकिन उससे पहले दूसरा सवाल ये कि जो कार्रवाई अभी शुरू हुई है, कार्रवाई सर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, मानवाधिकार की बात तो नहीं करने पे लगेंगे ना आप लोग आने वाले समय में?
क्योंकि कार्रवाई दंगाइयों के खिलाफ होगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं किया है और इस प्रकार की हिंसा में और देश को बांटने की साजिश में जो लोग भी शामिल होंगे, सर समर्थन भी नहीं किया और मौन भी रह गए, तो कहिए ना कि मौन समर्थन किया है। नहीं, अगर मौन रहा होता तो मैं आज आपके चैनल पर पार्टी का पक्ष ना रख रहा होता। स्वागत है सर, लेकिन राहुल जी चुप है। मौन, अरे लावनी सोनिया जी चुप है, प्रियंका जी चुप है। नहीं सुनिए, मौन तो भारतीय जनता पार्टी है ना, क्योंकि इस पूरे दंगे की जो सबसे प्राइम अक्यूज्ड है वो नुपुर शर्मा है। वो उन्होंने ना उलूल जुलूल बयान दिया होता ना ये दंगे भड़कते, और उसके बाद किसी भी टीवी चैनल पर भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं बैठा, सरकार का कोई प्रवक्ता नहीं बैठा, तो उन्होंने एक्शन भी तो ले लिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन शुरू कर दिया। और दूसरी बात कि किसी व्यक्ति के वक्तव्य पर आप देश को जलाने लग जाएंगे, किसी व्यक्ति के वक्तव्य पर देश को जलाने लग जाएंगे, पत्थर लेकर निकल आएंगे, आगजनी शुरू कर देंगे। लावनी जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए जी। तो अगर आप ये कहती हैं कि कांग्रेस मौन है तो ये गलत है। बीजेपी इस मुद्दे पर मौन है। अगर बीजेपी का इस मुद्दे पर कोई भी स्टैंड होता तो उसके प्रवक्ता हिंदुत्व के मुद्दे पर गलत चिल्लाते हैं अपने चैनलों पर। रत्नेश जी, मेरा सवाल ये है कि कल जो कुछ भी हुआ, सर पे टोपी हाथ में पत्थर, इनके लिए कुछ बोलेंगे या मौन समर्थन? बिल्कुल मैंने कहा ना कि जो भी दंगाई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। आप दंगाइयों महाराष्ट्र में आपके सहयोग से सरकार चल रही है ना, क्या कार्रवाई शुरू हुई है? बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। झारखंड में क्या कार्रवाई शुरू हुई है, क्या हुई है, जरा बता दीजिए क्या शुरू हुई है कार्रवाई? रांची में 70 लोगों को, लगभग 135 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो ये मान लें कि उनके घर पर बुलडोजर चलेगा, कुछ तो कड़ा करना पड़ेगा ना साहब। आपने कहा ना कि देश को अगर चुनौती है तो देश को बचाने के लिए कुछ तो कड़ा करना पड़ेगा। देखिए, ये प्रत्येक सरकार के काम करने का अपना तरीका होता है। ये जरूरी नहीं है कि बुलडोजर की राजनीति हर जगह की जाए। सबके अपने काम करने का अपना अपना तरीका होता है, सबके अपने अपने काम करने की विचारधारा होती है। हम जो भी न्यायिक प्रक्रिया स्थापित है विधि द्वारा भारत में, उसके अनुसार दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम न्यायिक प्रक्रिया से ऊपर जाकर कोई कार्रवाई नहीं करने वाले, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था संविधान के मुताबिक है। सर, संविधान को कितनी सहूलियत के हिसाब से और न्यायिक प्रक्रिया को कितनी सहूलियत के हिसाब से कांग्रेस देखती है? जहां आपको सहूलियत लगती है, जहां आपको लगता है कि वोट बैंक का मामला है, वहां क्या आप एकदम नरम हो जाते हैं, और जहां आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर हमारा एजेंडा है, वहां आपके तीखे तेवर नजर आते हैं। लावनी जी, हाँ, मैं बिल्कुल तीखे तेवर यहाँ भी दिखाऊंगा, परेशान मत होइए। रत्नेश मिश्रा जी तो तीखे तेवर दिखा रहे, मैं यही तो कह रही हूँ। आपने शायद मेरे वक्तव्य पे ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि मौन समर्थन दे रहे हैं, इसका मतलब आपने कहा कि मैं नहीं दे रहा हूं। मैंने आपका स्वागत किया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बीते 24 घंटे में कांग्रेस पार्टी के किस बड़ी लीडर ने अपने ट्वीट के माध्यम से या बयान के माध्यम से ये सर पे टोपी हाथ में पत्थर वालों के लिए कोई शब्द कहा, निंदा की, कुछ कहा? पिछले एक हफ्ते में किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ट्वीट करके या ट्विटर पे या फेसबुक पे या तो मतलब आप इन दंगाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये कहकर आप डिफेंड कर रहे हैं ना कि इन्होंने सही किया? आप डिफेंड कर रहे हैं ना, ये क्या इसका मतलब? देव जी, रावत जी, अगर आप सुन पा रहे हो मुझे तो सुन पा रहे हैं रावत जी? जवाब दे तो फिर जाइएगा। हाँ ठीक है, अच्छा जवाब दे लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी संजीदा है इन दंगाइयों को लेकर, तो अभी आपकी रिपोर्ट में ये आकस्मिक घटना नहीं है, ये एक षड्यंत्र के तहत पूरे देश को जलाने का और एक जिहादी तत्वों के द्वारा एक बहुत बड़ा साजिश रचा गया था देश में। 19 जनवरी 1990 के दिन कश्मीर में हथियारबंद आतंकवादियों ने भी मस्जिदों के अंदर से इसी प्रकार का जहर उगला था और उसके बाद उन्होंने आतंकवादी कार्यवाही प्रारंभ किया था। यही पैटर्न पर पूरे देश में जुम्मे की नमाज के बाद यह जिहादी तत्व इसी प्रकार के दंगे फसाद और पथराव की घटनाएं साकार करते हैं। एक बार उनको पहला कमेंट बोलने दीजिए, आपने बोला, उन्होंने नहीं बोला बीच में, उन्हें पहला कमेंट कंप्लीट करने दीजिए। प्रयास हो रहा है, हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमारे देश में संविधान है, कोई प्रश्न है तो संविधान के तहत जाइए ना। हमारे यहाँ कसाब की घटना हुआ था, पूरे देश और दुनिया ने देखा था कैसे पूरे निर्दोष
लोगों को गोलियों से भून दिया था, फिर भी हमने एक कानून के तहत उस पर केस चलाकर उस पर उसकी कानूनी कार्यवाही किया था। ये लोग तो तुरंत ही फांसी दे दो, गला काट दो, इस प्रकार की जो नृशंस बातें करते हैं, बिना कानून की बातें देश करते हैं। संविधान से चलता है, ठीक है, देश संविधान से चलता है, ये बात आप कहने की कोशिश करें। मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर हमारे साथ, ठीक है देव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, बहुत जल्दी से आ रही हूँ हमारे साथ इस वक्त। जी देव जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, और रितेश जी आपके पास भी, और रजत जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूँ हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर आईजी सूर्यकांत सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल सूर्यकांत जी, बहुत बहुत स्वागत। और मेरा सवाल सीधा है, ये जो जुमे को अब एक ट्रेंड बन गया है, 3 जून के बाद से अभी कल का जुमा, फिर अगला जुमा आएगा, तो ये क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से ये सीधे सीधे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को चुनौती दी जा रही है? क्या जो कल देश भर में हुआ, चूक हो गई, इंटेलिजेंस चूक हुई, क्या इसका अंदाजा था पहले? और अगर अंदाजा नहीं था और अब जो परिस्थितियां बनी हैं, इसके बाद क्या करने की जरूरत है? इस पे जो जुमे की नमाज को लोग जो भीड़ जाती है, उसको कुछ स्वार्थी और निस्वार्थी तत्व जो हैं, जो हिंसा फैलाना चाहते हैं, देश में आगजनी करना चाहते हैं, अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, ऐसे तत्व उस भीड़ का प्रयोग कर लेते हैं। जब नमाज के बाद भीड़ वापस जाने लगती है, तो उसमें से कुछ तत्व इसको भड़का करके और भीड़ को उसका एक पार्ट बना देते हैं। जो नमाज पढ़ने लोग आते हैं वो दंगा करने नहीं आते हैं, ये बात सही है कि उसमें सभी दंगाई नहीं होते हैं, लेकिन जो कुछ तत्व ऐसे हैं जो उस भीड़ का फायदा उठाते हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। उनके बारे में सूचना एकत्रित करके उनके खिलाफ पहले से ही कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको उस भीड़ को उकसाने का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भीड़ में लोग जब मिल जाते हैं उनको, तो उनको एक ताकत मिल जाती है। दूसरी बात ये भी देखने में आ रही है कि आजादी के नाम पर कोई कुछ भी बोल रहा है, बोलने की आजादी है, लेकिन किसी को, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें किसी को पत्थरबाजी करने का, अपनी बात को कहने के लिए किसी पत्थर या किसी हिंसा की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से भी ज्ञापन दिया जा सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें कही जा सकती हैं। सूर्यकांत जी, आपको नहीं लगता जी, आपको नहीं लगता लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है? लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन हिंसा अपनाई जा रही है, और हिंसा का एक तरीका है। आपको नहीं लगता कि जो परिस्थितियां बन रही हैं वो गुरिल्ला वॉर जैसी बन रही हैं? पता ही नहीं होती है कब कहां से पीछे से फ्लैश मॉब आएगा और ये परिस्थितियां शुरू हो जाएंगी। नहीं, ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुतायत में तस्वीरें ऐसी आई हैं जिसमें बहुतायत में वैसे ही चेहरे हैं। हाँ, वो बहुतायत हो जाते हैं, उनको प्रोवोक किया जाता है, आपने देखा होगा इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत गहराई से हो रही है, क्योंकि इसकी फंडिंग भी कहीं से हो सकती है, कहीं से इसके दूसरे सूत्र भी हो सकते हैं जो इस तरह की हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। उनका बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और जो इस तरह के लोग शामिल हैं और जो उनको प्रेरित करके हिंसा फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी बहुत सख्त तरीके से हो रही है और होनी भी चाहिए। कार्रवाई हो रही है जी, प्लीज कंप्लीट कर लें। किसी को अपनी बात कहने के लिए पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात कहने का एक संवैधानिक तरीका होता है, लेकिन रजत यहाँ पर एक पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ और जानना भी चाहती हूँ, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि उकसाने का नतीजा है ये। नमाज के पहले हर बार जुमे के दिन एक तकरीर होती है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, और मैं आपसे भी चाहूंगी अगर आपके पास जानकारी हो तो जरूर साझा करें, कि क्या जो मदरसे या जो मस्जिदें जहां से ये मॉब निकली थी, वहां के मौलानाओं से क्या कोई बातचीत, कोई उनसे पूछताछ की जाएगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ नमाज के पहले होने वाली तकरीरों में ही स्क्रिप्ट इसकी लिखी जाती है। इस पूरे जितना भी घटना हुई है, इस पूरे प्रकरण की विवेचना बहुत गहराई से हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ठीक है, मैं जरा रजत के पास जाना चाहती हूँ। सूर्यकांत जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। रजत के पास मैं जा रही थी, ये सवाल मेरा रजत मिश्रा से है, हमारे ब्यूरो चीफ हैं उत्तर प्रदेश। रजत जी,
देखिए लावनी, अभी फिलहाल ऐसा कोई इनपुट नहीं है जिससे ये साबित हो कि जो मस्जिदों के मौलाना हैं उनसे कोई पूछताछ की जा रही है। हालांकि पब्लिक ओपिनियन इस समय यही है कि जिन मस्जिदों से ये लोग निकलते हैं उन मस्जिदों के मौलानाओं से क्यों नहीं पूछताछ की जाती। आखिर ऐसा जुम्मे की नमाज वाले दिन मस्जिद में क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, जिसके बाद सड़कों पर पत्थर लेकर लोग निकलने लगते हैं। वो तकरीरें क्या है, उन तकरीरों में ऐसी कौन सी बात कही जा रही है, ऐसे कौन से शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, ऐसी क्या हिट रेट फैलाई जा रही है जिसके चलते इस तरीके की पत्थरबाजी होती है। ये पब्लिक ओपिनियन है और लोग रोज ये सवाल पूछ रहे हैं। आज आप सोशल मीडिया देखिए, लगातार एक तरफ से सभी का सवाल यह है कि मौलानाओं से पूछताछ करो, मौलानाओं को गिरफ्तार करो, मौलवियों से पूछताछ करो कि उन्होंने क्या कहा। ये पब्लिक ओपिनियन जरूर क्रिएट हो रही है और जब पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होती है तो सरकार के ऊपर एक दबाव जरूर बनता है कि सरकार उस दिशा में भी पूछताछ करे, उस दिशा में भी काम करे, क्योंकि लोगों को पता है, लोग जान रहे हैं। सहारनपुर में देखिए, जिस मार्केट को तोड़ा गया उस मार्केट के बगल में ही एक विशेष समुदाय का मार्केट था, मुसलमानों का मार्केट था। वहां की दुकानें पूरी तरीके से बंद थी क्योंकि उनको पता था कि आज तोड़फोड़ होगी, इसलिए उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। हिंदुओं का मार्केट जहां पे था, मोबाइल की दुकानें थी, उनमें खुलेआम लूट हुई। इसमें अब किसी भी तरीके की ढकाने या छुपाने जैसी बात नहीं रही क्योंकि सोशल मीडिया पे सारे वीडियोस आ चुके हैं। तो ये बात जरूर उठ रही है कि आखिर इन मस्जिदों में क्या है, इन मौलवियों ने क्या कहा, इन मौलानाओं ने क्या कहा। यह सवाल जरूर उठ रहा है कि इनसे पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल गृह विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसा कोई इनपुट नहीं है। हालांकि बहुत बार चीजें अंदरूनी होती है जहां पर पुलिस सारी चीजें सार्वजनिक नहीं करती क्योंकि एक जांच का हिस्सा है। तो इसलिए हो सकता है कि पुलिस इस दिशा में भी बात कर रही हो, क्योंकि इसमें जैसा जो हमारे साथ इस समय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं पूर्व आईजी, उन्होंने भी कहा कि इसमें फंडिंग का विषय भी हो सकता है। और ये फंडिंग हमने एक बार कानपुर के मामले में भी देखी है और इससे पहले आपको याद हो तो हाथरस के मामले में भी हमने देखी थी कि किस तरीके से विदेशों से फंडिंग हुई थी वहां पर्टिकुलर पीएफआई को, ताकि हिंसा भड़काई जा सके। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा इस मुहाने पे जरूर बैठा है जहां पे साजिशें हैं और उन साजिशों को मुकम्मल करने के लिए पैसे की आवश्यकता है और वह पैसा विदेशों में बैठे हुए लोगों के माध्यम से यहां पे पहुंच रहा है। तो ये फिलहाल अभी आपने जो सवाल किया उसका जवाब यही है कि एक मुकम्मल तरीके से सारी चीजें हो, एक जांच प्रक्रिया पूरी तरीके से चले, इसको लेकर कार्रवाई की जाए, इसको लेकर सारी चीजें हो, यही आज तय होगा। जो बैठक इस समय योगी आदित्यनाथ के आवास पर हो रही है उसमें यह तय होगा कि अब आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से इन दंगाइयों से निपट जाए, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर भी एक बट्टा है। क्योंकि 2017 से लेकर 2022 तक जब इस तरीके का उपद्रव करने की कोशिश की गई तब योगी आदित्यनाथ ने बहुत करारे और कठोर तरीके से इन दंगाइयों को कुचला है। लेकिन अब लगातार 7 दिन में 2 बार इस तरीके का दंगा होना, यह सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। जो लोग इस बात की उम्मीद रखते हैं योगी आदित्यनाथ से कि उनकी जी उनकी सरकार में ऐसा ना हो, आप ये कह रहे हैं, और इसीलिए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। लेकिन रत्नेश, आपके पास आते हुए, क्या आप ये मानते हैं कि ऐसे दंगाइयों को, ऐसे उत्पातियों को कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है और इसीलिए एक बार एक्शन होगा चुप हो जाएंगे, फिर 6 महीने साल भर के बाद निकलेंगे, फिर एक्शन होगा फिर चुप हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो तो वोट बैंक है, उनको संरक्षण मिल ही जाएगा? रत्नेश, देखिए लावनी जी, देखिए जैसे आपने कानपुर हिंसा में देखा कि एक पार्टिकुलर पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया गया, आप ही की रिपोर्ट में मैंने उसको देखा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए लावनी जी, वो चाहे जिस भी राजनीतिक दल हो उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई व्यक्ति यदि किसी राजनीतिक दल से संबंध रखता है तो इसका अर्थ कतई नहीं है कि उसको उलूल जुलूल काम करने का अधिकार मिल गया है, या इस तरह के कोई वो इन्फ्रिंज एलिमेंट अगर है तो उनको एलिमिनेट किया जाना चाहिए और ये सरकार का काम है। दूसरा, अभी रजत भाई साहब एक बात कर रहे थे कि पीएफआई से फंडिंग है, तो मेरे दिमाग में ये बात काफी दिनों से है कि अगर हाथरस में पीएफआई इतना एक्टिव था, कानपुर में पीएफआई इतना एक्टिव था, और आज भी देश में जहां भी दंगे हो रहे हैं, अगर पीएफआई इतनी एक्टिव है तो फिर पीएफआई को बैन क्यों नहीं कर देती भारत सरकार? और आपको एक मजे की बात मैं बताता हूं लावनी जी, इन्हीं के सांसद तेजस्वी सूर्या जी ने लोकसभा में यह पूछा था कि पीएफआई को भारत सरकार कब बैन करेगी, क्योंकि 22 अप्रैल 2022 को यह आया था कि पीएफआई को भारत सरकार बैन करने वाली है। तो भारत सरकार के गृह मंत्री ने जानते क्या जवाब दिया था कि भारत सरकार के पास पीएफआई के खिलाफ एविडेंस ही नहीं है, एविडेंस जब आएंगे तो बैन करेंगे। तो एक चीज बता दीजिए आप, ये जो मीडिया में बातें चल रही है कि हाथरस में पीएफआई का था यहाँ पे, तो ये सारे एविडेंस है या नहीं?
क्योंकि अगर इतनी जगह चीजों पर पुलिस, सूर्यकांत जी बताएंगे, लावनी जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। सूर्यकांत जी इस बात को ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि अगर पुलिस रिपोर्ट में बार बार पीएफआई को कोट किया जा रहा है तो क्या केंद्र सरकार पुलिस की रिपोर्ट को पीएफआई के खिलाफ एविडेंस नहीं मानती? ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये सवाल शायद आप पहले भी मेरे साथ डिबेट पर आ चुके हैं और मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से यही सवाल पूछा था, क्योंकि उनकी एक जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि पीएफआई को फंड फैलाने के लिए पूरा आसमान आप लोगों की सरकार में मिला था, तो अभी आप सरकार पर, आप भारतीय जनता, क्योंकि आप विपक्ष में, आप भारतीय जनता पार्टी से खूब सवाल कीजिए, लेकिन विपक्ष की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां जहां आपकी सरकार है, क्या राजस्थान में आपने पीएफआई को लेकर अभी तक कहा कि बैन होना चाहिए? क्या आपने छत्तीसगढ़ में कहा कि पीएफआई को बैन होना चाहिए? सर, सहूलियत के चश्मे से मत देखिए। अगर आप पीएफआई के अगेंस्ट खड़े हैं तो एकजुट होकर एक समरूपता के साथ आवाज उठाइए। सूर्यकांत जी के पास मैं ले जाना चाहती हूँ आपके प्रश्न को, क्योंकि आपने कहा कि इनपुट्स हैं बावजूद उसके बैन नहीं हो रहा है। तो सूर्यकांत जी जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए प्लीज। नहीं, जो भी इनपुट्स आते हैं उन पे कार्रवाई बहुत सख्त हो रही है और उसकी छानबीन भी बहुत गहराई से हो रही है। जो सब चीजें आउट नहीं की जाती हैं, लेकिन बहुत गहराई से, बहुत ही सख्ती से जांच भी की जा रही है और कार्रवाई भी अच्छी होगी, जिससे कि इस तरह की मंसूबे पालने वालों पर दोबारा हिम्मत ना पड़ सके उनकी। लेकर, क्योंकि कई ऐसे इनपुट सब सामने आ चुके हैं। एक तो ये है जो रत्नेश जी ने कहा कि इनपुट्स होने के बावजूद भी बैन क्यों नहीं किया जा रहा। दूसरा मेरा सवाल मैं उसमें ऐड ऑन कर रही हूं कि क्या आपको लगता है कि पीएफआई के मसले पर भी कहीं कहीं सेलेक्टिविज्म है? मतलब सेलेक्टिव हो रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। एक पार्टी एक्शन लेने को कहती है, दूसरी पार्टी अपने दूसरे राज्यों में नहीं देखती है, कलेक्टिव कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और इसीलिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। लावनी, बहुत स्पष्ट रूप से आप भी वो बात कह रही हैं, लेकिन सीधे तौर पे वो भी आप भी नहीं कह रही हैं, क्योंकि एक सच्चाई है कि कहीं न कहीं राजनीति में अगर सत्ता प्राप्त करनी है तो जो वोट बैंक है उनको देख करके कार्रवाइयां लोग करते रहे हैं और उन्हीं के कारण ये सब चीजें बढ़ी हैं। क्योंकि जो गलत करने वाला है वो ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना वो भाजपाई है, ना वो सपाई है, ना वो कांग्रेसी है। अपराधी केवल अपराधी है और उसने गलत किया है तो कानून के अकॉर्डिंगली जो भी एविडेंस है उसके मुताबिक सख्त सजा उसे मिलनी चाहिए, वो भले कोई भी हो। जी, भले कोई भी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन देवजी रावत जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रख रहे हैं और जब कभी भी ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, विश्व हिंदू परिषद मुखरता के साथ सामने आया है। ऐसी परिस्थितियों के बारे में आपने पहले ही आगाह कराया था, अब तो धीरे धीरे तस्वीरें सामने आने लगी। देवजी रावत जी, की जो घटना के बाद हमने तुरंत ही कहा था कि ये जो घटना एक साजिश के तहत है, इसलिए जहां से भीड़ इकट्ठा होकर इस प्रकार का व्यवहार करती है तो ऐसी मस्जिदों के जो व्यवस्थापक है, ट्रस्टी हैं और उनके जो मौलाना है जो इनको उस्काते हैं, ऐसे लोगों पर एफआईआर होना चाहिए। ऐसे जो भी लोग हैं जो देश के कानून को नहीं मानते, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। देखिए, अभी तक हिंदू समाज बहुत धीरज से, सहिष्णुता से ये विषय को ले रहा है। यदि देखिए हिंदू समाज भी प्रतिक्रिया दे कि मैं मानकर यदि सामने रोड पर आ गया तो क्या होगा, ये कृपया करके यह स्थिति को बदलना होगा, बंद करना होगा। देश के लोगों को सावचेत रहकर ऐसी परिस्थिति को बदलना होगा। यदि हिंदू समाज प्रतिक्रिया के रूप में यदि सड़कों पर आ गया तो क्या होगा, इसलिए कृपया करके कानून की बात को मानिए और कानून के तहत सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यहाँ ये लोकशाही देश है भारत, हाँ हमारा संविधान है। हमने कसाब को भी कई प्रकार के चांस दिए और अंतिम कानूनी कार्यवाही कर हमने उसको किया। तो हमको इस प्रकार से हमारे प्रश्नों का सॉल्यूशन लाना चाहिए और इस प्रकार से जो षड्यंत्र के तहत जो इस प्रकार से जो प्रयास चल रहा है देश भर में, जुम्मे की नमाज के बाद ही इस प्रकार के दंगे पूरे देश में षड्यंत्र के तहत होते हैं। इसको सावचेती से इसे किस तरह से निरस्त किया जाए, ये देश के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कानून में मानने वाले सभी लोगों को और इस प्रकार की जो एनजीओ है, जो ऐसे जो पीएफआई और ऐसे जो लोग जो संस्था है, ऐसे लोगों को भी इन पर गौर रखनी चाहिए। ऐसी जो मदरसे, ऐसे जो मस्जिदें हैं, उन पर
हाई स्पीड कैमरे लगाने चाहिए मदरसों पर, और इस प्रकार से उनकी जांच भी होनी चाहिए। हमारी पहले से डिमांड है ये। ठीक है, रत्नेश कुछ कहना चाह रहे हो? रत्नेश, बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर अभी तो सही कहा उन्होंने कि अगर हिंदू सामने आ गए फिर क्या होगा? फिर तो गृह युद्ध जैसे हालात हो गए देश के अंदर। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर ऐसे लोग, देखिए मैं आपको बताऊं, अभी सूर्यकांत जी ने कहा कि उकसाने के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं मानता हूं कि हिंदू समाज इतना शिक्षित है कि वो इन राजनीतिक उकसावे में नहीं आने वाला। वो जानता है कि राष्ट्र हित में क्या है, देश हित में क्या है और उसके हित में क्या है। तो ऐसे लोग कतई हिंदुओं के ठेकेदार बनकर उनको उकसाने का प्रयास न करें। दूसरी बात मैं रावत जी के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा। निकल रहे हैं, उकसा तो वो रहे हैं ना। आप समझे नहीं बात को? आपके सर पर टोपी पत्थर लेकर हाथ में निकल रहे हैं, अगर वो 4 पत्थर फेंक रहे हैं तो उकसा तो वो रहे हैं। उन पर भी कुछ कह दीजिए। मैं आपको बताऊं, आईपीसी को पढ़ लीजिएगा, ये उकसावा है एक प्रकार का। ठीक है, ये एक प्रकार का उकसावा ही है। दूसरी बात, मैं इनके माध्यम से निवेदन करूंगा केंद्र सरकार से कि आप पीएफआई को बैन कर दीजिए। और रही बात पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई करने की, तो लावनी जी आपको याद दिला दूं, पीएफआई का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था सिमी को कांग्रेस पार्टी ने बैन किया था अपने शासनकाल में। क्यों बैन किया था हमने? क्योंकि वो स्टूडेंट मूवमेंट के नाम पे टेररिस्ट मूवमेंट को चलाते थे। सर ये अच्छा है कि कर्टन बदल दीजिए, पीछे का कमरे की पेंटिंग वही रहने दीजिए, सिर्फ सामने से कर्टन बदल दीजिए, पर्दे बदल दीजिए। पीएफआई पर भी कहिएगा पर्दे बदल दीजिए, लेकिन पीछे के कमरे में जो चल रहा है उसको ढकने का काम करते रहिए। ये बात सत्य है, ठीक है, मान लिया मैंने आपकी बात, लेकिन पीएफआई को लेकर पैर फैलाने के लिए आसमान आपने ही दिया था। पीएफआई को लेकर हमें याद है कि किस किस तरीके से आपके ही पार्टी के कई बड़े चेहरे साहब, कई बड़े चेहरे पीएफआई के मंच को साझा करते हुए नजर आते हैं। और आज जब पहले भी हमने देखा सीए और एनआरसी के बीच में पीएफआई का जब नाम आया तो सपोर्टिव जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आ रहे थे। इसीलिए मैंने कहा कि समर्थन कहीं ना कहीं आप बैकडोर से दे देते हैं। सूर्यकांत जी, आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल और फिर आखिरी सवाल रजत से लेकर हम खत्म करेंगे। सूर्यकांत जी, देखिए चुनौतियां बहुत होती जा रही हैं, एक के बाद एक चुनौती है। सरकार, पार्टी, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल, ये सब अपने तरीके से चलती हैं, लेकिन दारोमदार प्रशासन पर आता है, पुलिस महकमे पर आता है। उस दारोमदार को निभाने के लिए क्या फुल ऑन स्ट्रैटेजी बन चुकी है या भी फुल ऑन स्ट्रैटेजी बनाने की आवश्यकता है, कुछ बदलाव करने की जरूरत है? देखिए लावनी, इस तरह की घटनाएं जो आप बता रही हैं ये पहले भी होती रही हैं, अब जो अभी देखने को आ रही हैं। जो घटनाएं होती हैं उनके कारणों की, उनमें जो उनके जो रीजंस हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियां हमारे पास हैं और वो काम कर रही हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जो घटनाएं हुई हैं आगे ना हो इसके लिए भी इंटेलिजेंस का कलेक्शन, इंटेलिजेंस इनपुट और उन पर प्रिवेंटिव एक्शन बहुत सख्ती से किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। इस तरह की छूट इस देश में किसी को नहीं मिल सकती है, किसी को भी नहीं मिल सकती है। कानून और संविधान सबसे ऊपर है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उसको कानून को तोड़ करके और कानून के बाहर जा करके रहने का कोई मतलब नहीं है। और उसके खिलाफ कार्रवाई जो सख्त से सख्त होनी चाहिए वो हो रही है और आगे भी होगी। और ऐसी घटनाओं का मुझे उम्मीद है कि आगे ऐसे करने की कोई जल्दी कोशिश नहीं करेगा। बिल्कुल, जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं भी नहीं चाहिए। रजत, लास्ट क्वेश्चन आपके पास आते हुए, क्योंकि अब 6:45 के लगभग हो रहे हैं, क्या अभी कोई इनपुट मिल पाया है मीटिंग्स को लेकर? जी हाँ, प्लीज कंटिन्यू। हाँ 10 सेकंड कराएंगे जी, जल्दी से। देवजी रावत जी बोल तो रहे थे, लेकिन आपने शायद एक न्यूज को मिस कर दिया। बीजेपी के बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को लोगों को दंगा करने के लिए भड़काने के आरोप में पश्चिम बंगाल की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मिलने जा रहे थे जो दंगा प्रभावित इलाके हैं वहां पर मिलने जा रहे थे, लेकिन ठीक है तो कार्रवाई भी की गई ना। और अगर आप कह रहे हैं कि भड़का रहे थे तो कार्रवाई भी की गई। मुझे इतना आप नहीं बता पाए कि महाराष्ट्र में, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, महाराष्ट्र के नंदुरबार में अक्कलकुआं गांव में कल रात में हिंसा हुई साहब, और आज तक अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है ना। छत्तीसगढ़ में कल रात में हिंसा हुई शाम की आखिरी नमाज के बाद, वहां तो आपकी सरकार है ना। क्या किया आप लोगों ने?
अपने आप में भी एक उंगली जब आप उठाते हैं तो आकलन अपने ऊपर भी करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि कलेक्टिव होने की जरूरत है। और मैं बार बार, आप पहले भी देख चुके हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल पूछती हूं और मैं कांग्रेस से भी सवाल पूछती हूं। कलेक्टिव होइए। लास्ट क्वेश्चन रजत, आपके पास आते हुए समाप्त करेंगे, क्योंकि देखिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां पर हमने बीते योगी सरकार के पहले कार्यकाल में देखा कि कोई भी दाग नहीं था, लेकिन जब ये शुरुआत हुई है तो योगी को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है। हम तक ये जानकारी आई है कि लेखपालों को एक सूची बनाने के लिए कह दिया गया है, दंगाइयों की सूची, और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई। रजत। बिल्कुल आपने देखिए, दंगाइयों का पोस्टमार्टम हो रहा है इस समय। जो उपद्रव उन्होंने किया उसको अब पोस्टमार्टम सरकार कर रही है उसका, और एक एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए तमाम तरीके के जो मैकेनिज्म है उनका इस समय प्रयोग भी किया जा रहा है। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज के ऊपर जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, जो पुलिस है, वो डिपेंडेंट नहीं है। इसके अलावा फेस डिटेक्शन सिस्टम का भी प्रयोग किया जा रहा है। और अब जो बात बार बार उठ रही है कि क्या मस्जिदों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, उस दिशा में भी सरकार सोच रही है ताकि ऐसे उपद्रवियों को जो बाद में आइडेंटिफाई होते हैं इनको तत्काल आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन फिलहाल अभी जो फंडा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपना रखा है वो सिर्फ सीधा यही है कि योगी सरकार का नया फंडा 30 सेकंड में 32 डंडा अगर उपद्रव किया तो 30 सेकंड में 32 डंडा। और हम उम्मीद करते हैं कि देश भर में तमाम राजनीतिक पार्टियों को दंगाइयों के लिए ऐसे ही पेश आना चाहिए। राजनीति होती रहेगी, लेकिन राजनीति से बड़ा देश होता है, इसलिए देश धर्म का भी निर्वहन जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कुछ सीमाएं हैं, डिबेट ऑलरेडी हम आगे ले जा चुके हैं, लेकिन अभी बस इतना ही, क्योंकि हर दंगाई का हिसाब होना ही चाहिए। इस देश में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो देश की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसीलिए समाज को भी आगे आकर ऐसे दंगाइयों का हिसाब करने की जरूरत है। चलिए अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।